हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग लास्ट वीडियो में आपको भारतीय संविधान का शुरुआत कर चुके थे। हम इस हद तक आ चुके थे कि भारतीय संविधान के अंदर जाकर हम अनुसूचियों को पढ़ना शुरू कर दिए थे। किसको? अनुसूची को। आप लोग का कमेंट आ रहा था लास्ट वीडियो पे कि मेरा हिंदी काफी गलत लिख रहा हूँ, तो आप मेरे बातों पे ज्यादा ध्यान दें। और जहां तक लिखने की बात है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं तो लिख लें, नहीं तो हिंदी में मैं थोड़ा मात्रा का गलती हो सकता है लेकिन शब्द का गलती नहीं होता है। तो आप थोड़े छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, कुछ भी जो आप समझे आप माफ कर दीजिएगा। हम लोग लास्ट वीडियो में 1 से लेके 6 तक अनुसूची देख चुके हैं। ये किस वीडियो में हमने? लास्ट वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है भारतीय संविधान के ऊपर। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। एक समय के लिए मैं उसका तेजी में रिवीजन कर दे रहा हूँ, एक समय के लिए मैं उसका तेजी में दोहरा दे रहा हूँ। जैसे हम लोग पहले अनुसूची में क्या पढ़े थे कि अच्छा, सबसे पहले अनुसूचियां होती कितनी है? तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। और हम कितना पढ़ चुके हैं? 1 से लेकर 6 तक। पहला अनुसूची क्या होता है कि भारत राज्यों का संघ है। पहला अनुसूची क्या होता है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में क्या बताई गया है कि भारत में वेतन कहाँ पे कितना होगा ये निर्धारित किसमें किया गया? दूसरे सूची में। तीसरे सूची में शपथ के बारे में। चौथे में राज्यसभा। और जिसमें मैं कंफ्यूज था कि पांचवा एसटी एससी होगा या पूर्वोत्तर राज्य, मैंने सही पढ़ा है। पांचवें में क्या होगा? एसटी एससी। पांचवें में किसकी चर्चा की गई है? एसटी एससी में। छठवें में किसकी चर्चा की गई है? पूर्वोत्तर राज्य, मतलब ईस्टर्न स्टेट, जो हमारी 7 सिस्टर है उनके बारे में कुछ खास नियम है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आज हमें शुरुआत करना है 7th अनुसूची, मतलब 7th शेड्यूल। तो आज हमें किसको देखना है? 7वीं अनुसूची को। तो उम्मीद है सब चीज वीडियो में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो आज का इस लेक्चर को आगे शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जहां तक बात है 7वीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में हमें शक्ति का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण मतलब होता है एक जगह करना, और विकेंद्रीकरण मतलब एक जगह से तोड़ तोड़ के अलग अलग जगह बदलना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आप बोलेंगे इंग्लिश पढ़ाने का क्या फायदा? देखिए, बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो आप इंग्लिश में एक बार याद करेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और हिंदी में बार बार कंफ्यूज। आपको जिसमें सहायता मिले आप उसमें याद कीजिए। तो 7th अनुसूची क्या बोलती है? हमारा शक्ति का विकेंद्रीकरण। हमारा शक्ति का विकेंद्रीकरण जो भारत में पूरे संवैधानिक रूप से किया गया, उसकी चर्चा 7वीं अनुसूची में हुई है। इसके बाद बात की जाए 8वें अनुसूची की, तो 8वें अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? भाषा को लेकर। 8वें अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? भाषा को। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा। आप बोलेंगे मैं छोटा क्यों लिखता हूँ? क्योंकि छोटे लिखने से ना आपको ये एग्जाम में इतना काफी है। आपको यदि एग्जाम में कभी अनुच्छेद के ऊपर सवाल आया, शेड्यूल के ऊपर सवाल आया, तो आप इतने से ही पकड़ लेंगे। यदि मैं आपको पूरा लिखवाने लगूँ क्या क्या लिखा गया, तो एक पैराग्राफ एक क्वेश्चन होगा, आपको कभी याद नहीं हो पाएगा। और ये बस एक वर्ड है, आप मेरे मुंह से 10 बार 15 बार सुन लेंगे इतने ही देर में, और आप फिर खुद से 2-3 बार भी देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो 7वें अनुसूची में हमने क्या पढ़ा? शक्ति का विकेंद्रीकरण, की शक्ति का बंटवारा कैसे हुआ है। 8वें में हमने क्या पढ़ लिया? भाषा के बारे में। 9वें में देखिए क्या दिया गया है। 9वें में दिया गया है भूमि सुधार। क्या दिया गया है? भूमि सुधार। अब ये क्या होता है? भूमि सुधार क्या होता है? ध्यान से सुनिए। भूमि सुधार मतलब पहले जमीन से लेकर, बहुत गलत कानून थे पहले, जो भूमि थी उसके जो कानून थे उसमें क्या किया गया? बहुत ज्यादा सुधार किए गए एक समय पर। और वो मैं जब अनुच्छेद पढ़ाऊंगा तो आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि भूमि का क्या किया गया। भूमि के जुड़े हुए कानूनों का बहुत ज्यादा क्या किया गया? सुधार किया गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमि सुधार। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है भूमि सुधार को लेके, कि भूमि भूमि के नियमों, मतलब जमीन के नियम जो थे उनमें सुधार लाए गए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूमि सुधार। अच्छा देखिए 10वां क्या है? 10वां क्या कहता है? ध्यान से सुनिए, एक समय के लिए ध्यान से सुनिए। 10वां क्या कहता है? 10वां उथल पुथल। उथल पुथल मतलब दल बदल, इसको भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दल बदल की चर्चा। पहले बहुत ज्यादा दिक्कत होता था किसको लेके? चुनाव होने के बाद सरकारें तुरंत गिर जाती थी, क्योंकि एक सदस्य एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चला जाते थे, और इस तरह बहुत से सदस्यों से क्या होती थी? परेशानी। तो ये तो लोकतंत्र का भाई एक क्वालिटी है, ये तो लोकतंत्र की क्या है? खासियत है। हम इसे तो खत्म कर नहीं सकते, लेकिन इसका जब लोगों ने गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया,
जब इसका लोगों ने गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया तो हमारे संविधान में इस बात को आशय किया गया 8 के बाद सभी के सभी जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं ये सब आगे चल के सुधार करके, तो ये सब संविधान बनते वक्त नहीं जोड़े गए थे। संविधान बनते वक्त केवल कितना अनुसूचियां थी? 8। संविधान बनते वक्त कितनी अनुसूचियां थी? 8। इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 12। तो ये सब संविधान बनने के बाद हुआ था। तो दल बदल मतलब कि मंत्री लोगों को लेकर, नेताओं को लेकर ये कानून बनाया गया कि अब आप दल बदल कब तक कर सकते हैं। एक आपके ऊपर भी लिमिट लगाई गई और आपको कानूनी तौर पे करना है। 11वां में आपको बताया गया है ग्राम पंचायत के बारे में। किसके? ग्राम पंचायत। 11वें में हम 1992 में संशोधन करके क्या जोड़े थे? ग्राम पंचायत को। ये मैं संशोधन जब पूरा पढ़ाऊंगा तो आपको एक ही बार में पढ़ा दिया करूंगा, तो आप इसी संशोधन के चक्कर में भी ना पढ़े, अभी बस इसमें पढ़े कि 11वें अनुसूची में किस चीज की चर्चा की गई है? ग्राम पंचायत की। किसकी चर्चा की गई है? ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत मतलब आप समझ सकते हैं जो गांव में चुनाव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। 12वें अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? नगर पालिका की। किसकी की गई है? नगर पालिका की। आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 11वें अनुसूची 12वें अनुसूची में हमें किसकी चर्चा की गई है? नगर पालिका की। तो इस तरह हमने अनुसूचियों को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। पहली अनुसूची में हमने बताया था कि भारत में 1 से लेके 6 तक हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आए हैं, और इस वीडियो में हमने 7 से शुरू किया और कहाँ ले जाके खत्म कर दिया? 12 पे। एक बार फिर से थोड़ा मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। 7 में हमने क्या सीखा कि 7वीं अनुसूची में शक्ति का विकेंद्रीकरण को समझाया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार मतलब भूमि के कानून में सुधार किया गया, उन सबकी चर्चा कहाँ की गई है? 9वीं अनुसूची में। 10वें में उथल पुथल मतलब दल बदल, नेता लोग जो दल बदल करते थे उसको लेके कानून। 11वें में ग्राम पंचायत मतलब गांव में जो चुनाव होता है उसकी चर्चा की गई है। किसकी चुनाव? गांव की चुनाव की। और 12वें में नगर पालिका मतलब नगर में जो चुनाव होता है, जो टाउन एरिया में जो चुनाव होता है। यदि आप लोग लोकल है तो इस तरह समझिए, मैं बकवा का हूँ तो बकवा का चुनाव क्या है? बकवा एक गांव है तो इसका चुनाव किस में आएगा? ग्राम पंचायत में। लेकिन हम लोग जहाँ कोचिंग चलती है, जहाँ पढ़ाते हैं वो क्या है? बास्टी है। क्या है? बास्टी है। तो बास्टी का जो चुनाव होता है वो क्या होता है? नगर पालिका का चुनाव। और आप इतने बड़े बच्चे हैं तो आपको उम्मीद है इतना तो समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हमने अनुसूचियों को क्या कर दिया? खत्म। अब एक समय के लिए थोड़ा मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। मैं आपको बस इस तरह समझाना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में जो सबसे छोटा हमें दिखा था हमने उसको पहले शुरू किया था। पिछले वीडियो में हम बताए थे आपके पहले ही वीडियो में कि भारतीय संविधान में 3 चीजें हमें पढ़ना है, एक अनुसूची, अनुच्छेद और भाग। तो देखिए सबसे पहले हमने अनुसूची को खत्म कर दिया। सबसे पहले हमने किसे खत्म कर दिया? अनुसूची को। अब अनुसूचियां तो खत्म हो गई, अनुसूचियां तो गई। अनुसूचिया के बाद आती है क्या चीज? हमें दूसरा छोटा चीज दिख रहा है, भाग। क्योंकि भाग की संख्या कितनी होती है? 22। तो एक एक करके 22 भाग को पढ़ लो तो ये आसान है, क्योंकि अनुच्छेद तो 395 है। यदि मैं अनुच्छेद शुरू करूंगा तो ये भाग पीछे छूट जाएगा। लेकिन अब आपको एक मजेदार बात बता रहा हूँ, हम भाग के अंदर पढ़ते भी किसको है? अनुच्छेद को ही। देखिए आपको जैसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे इस तरह समझिए कि हमारे किताब में जो हम बचपन से किताबें पढ़ते आते तो पहले 20-30 कहानियां, पाठ कितने होते हैं? 20। फिर उस 20-20 कहानियों में हर जगह थोड़ा थोड़ा बताया गया इंग्लिश के बारे में, ग्रामर का, ग्रामर की किताब में। जिसके बाद वो पूरा बुक पढ़ने के बाद हमें ग्रामर पूरा आ जाता है। उसी तरह ये 22 भाग दिए गए हैं। हम 22 भाग खत्म करते करते पूरे संविधान को भी देख लेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले भाग 1, पार्ट 1। कौन सा? पार्ट 1 मतलब भाग 1। भाग 1। अब ध्यान से सुनिए इस तरह, भाग 1 क्या होता है? भाग 1 को ध्यान से सुनिए। भाग 1 में क्या कहता है? पहली बार चर्चा किया गया है भारत के बारे में कि वो एक भारत के राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। भारत के बारे में बताया कि वो राज्य एवं संघ की चर्चा। भाग 1 में किसकी चर्चा की गई है? कि भारत एक राज्य एवं संघ है। भारत एक राज्य एवं संघ है, इस बात की चर्चा की गई है। कहाँ पे? भाग 1 में। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आते हैं। इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आते हैं। जो भाग 1 में जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है? 1 से लेके 4 तक। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आता है। आप मेरी बातों को बस समझते रहिए। अब बस हम केवल 4 अनुच्छेदों को याद कर लेंगे तो हमारा भाग 1 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। भाग 1 क्या हो जाएगा? समाप्त। तो मैं पहले चारों अनुच्छेद आपको बारी बारी करके लिख रहा हूँ और समझाते चल रहा हूँ। देखिए पहले में बताया गया है कि
जो भारत है वो भारत एक, मैं दिन प्रतिदिन अपने राइटिंग को सुधारने की कोशिश अवश्य करूंगा। भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। अब मैं ये क्या बोलना, इसमें संघ को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, तो कहते हैं इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। अब याद रखिएगा कि जो भारत होता है वो राज्यों का संघ है। संघ का मतलब इस तरह होता है कि जो संघ के थ्रू देश बनते हैं, ऐसे देश जिनका निर्माण जो संघ है, उनसे कभी भी कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है, कोई राज्य कभी अलग नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका का बात किया जाए तो वो संघ नहीं है, अमेरिका का बात किया जाए तो वो संघ नहीं है, वो फेडरेशन है, मतलब वो सब साथ मिलके हैं, लेकिन जब चाहे जो अलग हो सकता है। तो यही होता है संघ और इसमें अंतर। तो आपको पता होगा कि भारत को संघ बनाने में सबसे सबसे ज्यादा हाथ किसका है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों से संघ के कागज पे साइन कराया था। आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि भारत के 552 टुकड़े हुए थे, जिसे संघ बनाने में सबसे बड़ा हाथ 3 लोगों का है, वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन का है। तो पहला अनुच्छेद हम लोग देख लिए कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा ये बोला है कि संसद, जो भारत की संसद है, संसद विदेशी राज्यों को भारत में जोड़ सकता है, विदेशी राज्यों को भारत में जोड़ सकता है। आपको उम्मीद है मेरा बात समझ में, और मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरा बात समझ में आ रहा होगा। दूसरा ये है कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में जोड़ सकता है। अब इस तरह समझिए, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। 1974 में जो सिक्किम आज हमारा हिस्सा है, सिक्किम, वो वास्तव में हमारा कोई राज्य था ही नहीं। तो 1974 में पहले सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया, और 1975 में 22वां संविधान संशोधन करके, लेकिन मैं बार बार आपको इस बात को जिक्र कर रहा हूं कि आप अभी संविधान संशोधन के चक्कर में ना पड़े। मैं ऑलरेडी आपको संशोधन, अमेंडमेंट उसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा, और संशोधन आपको याद भी हो जाएंगे। आपको ये खत्म होते होते 22 भाग खत्म होने, मान लीजिए आपको 30 से 40 वीडियो बस लगेंगे, मतलब 1 महीना का समय, और ये पूरा का पूरा खत्म भी हो जाएगा। तो आप इस बात का कोई टेंशन ना ले। और सिक्किम को 1975 में भारत में क्या कर लिया गया था, जोड़ लिया गया था, भारत में जोड़ लिया गया था। तो ये जो भारत में जोड़ने की प्रक्रिया हुई थी, ये भारत को, संसद को कौन अधिकार देता है, तो हमारा संविधान अधिकार देता है कि भारतीय संसद जब भी चाहे तब किसी विदेशी राज्य को उसकी मर्जी के बिना नहीं, उसके मर्जी से ही जोड़ सकता है। हम उसे रोक टोक नहीं लगा सकते, चाहे उस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। अब सुनिए, तीसरा ये है कि, अच्छा देखिए, ये तो कोई राज्य नहीं था, उसे राज्य बना के जोड़ा गया। तीसरा ये है अनुच्छेद तीसरा, क्या तीसरे में क्या बताया गया कि संसद राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा एवं नाम परिवर्तन कर सकती है। मतलब अब इस तरह समझिए, नाम परिवर्तन कर सकती है। जो संसद है उसको ये भी शक्ति दी गई है कि आप यदि विदेशी राज्य को खुद में जोड़ सकते हैं, आप यदि विदेशी राज्य को खुद में जोड़ सकते हैं, तो आप जो राज्य ऑलरेडी भारत के हैं, जो राज्य पहले से ही भारत के हैं, उनको भी अब चाहे तो उसके क्षेत्रफल को बढ़ा घटा सकते हैं, मतलब सबकी अनुमति से उसकी सीमा को बदल सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, उसके नाम तक परिवर्तन कर सकते हैं। नाम से तो आप लोग अब आज के जमाने में पूरा कंप्लीटली क्या हो चुके होंगे, एकदम फेमिलर हो चुके होंगे कि नाम जो है वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो नाम है वो तो मोदी जी दिन प्रतिदिन बदलते ही रहते हैं। जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आपको पता होगा कि जो उत्तराखंड है, ये किससे अलग हुआ है, तो ये अलग हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश से, आपको पता होगा। जो झारखंड है वो किससे अलग हुआ है, तो हमारे बिहार से। तो ये एक राज्य की सीमा, क्षेत्रफल, ये सबको बदला ही न गया है, तभी ना ये दूसरा बन सका है। तो आप, उम्मीद है, मैं करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। तो संसद हमारे राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा एवं नाम में परिवर्तन कर सकता है। जो चौथा है अनुच्छेद, और इस पहले भाग का आखिरी अनुच्छेद है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 एवं 3, अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं आते हैं। अब मेरे बातों को ध्यान से समझिए,
अधीन मतलब उसके नीचे, उसके नियमों को पालन नहीं करते हैं, मतलब उसके नीचे नहीं आते, वो उसके कंट्रोल में नहीं रहते। अब ये अनुच्छेद 368 में चर्चा की गई है किसकी? राष्ट्रपति की। मतलब ये इनडायरेक्टली हमें क्या बताने की कोशिश है कि जो 2 और 3 है, इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति भी रोक नहीं सकते हैं। मतलब जब संसद विदेशी राज्यों को जोड़े, जब संसद विदेशी राज्य को जोड़े या संसद अपने राज्य में कुछ परिवर्तन करे, तो राष्ट्रपति को, आपको पता होगा कि हर संसद के हर चीज में राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष दर्जा होता है, कुछ विशेष कानून होते हैं। लेकिन इसकी जब बात है, अनुच्छेद 4 हमें कहता है कि जहां तक बात है अनुच्छेद 2 और 3 की, तो इसमें हमारे राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संविधान में सीधे रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन जब आप अनुच्छेद 368 को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 368 में राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा की गई है। तो इनडायरेक्टली हमें किस बात की चर्चा कराई जाएगी कि अनुच्छेद 2 और 3 368 के अधीन भी नहीं है। इस तरह हमने अपना संविधान का पहला भाग, जो भारत राज्य एवं संघ है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से, और आपको याद भी हो गया होगा मेरे साथ ही, आप बस हल्का हल्का नोट करते चले और आप 1-2 बार बस रिवाइज कर ले। आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, आप जो भी समझे उसे समझ के मैं आपको खुद भी सीख रहा हूँ, आपको सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद है आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। इस चैनल पे ऑलरेडी सीबीएसई के भी वीडियो आते हैं, और जो आपके छोटे भाई होंगे उनके लायक भी वीडियो आते हैं, और ये आपके लिए भी वीडियो, मैं रोज एक वीडियो तो अपलोड करता ही हूँ पॉलिटिक्स का। तो इस तरह पॉलिटिक्स 30 से 40 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा आप लोगों का। और पॉलिटिक्स के बाद हम भिड़ेंगे हिस्ट्री के ऊपर, और कंप्लीट फाउंडेशन से लेकर, मतलब बेसिक से लेकर, जिस तरह इसमें शुरू किए हैं उसी तरह हम हिस्ट्री को भी शुरुआत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों का प्यार हमारे साथ इसी तरह बना रहे। धन्यवाद।